दोस्तों आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चर्चा करेंगे आज हम मुगल साम्राज्य में, और मुगल साम्राज्य में टॉपिक है हमारा अकबर का। अकबर का पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया है आपको, अकबर का सेकंड पार्ट चर्चा करते हैं आज की क्लास में। उम्मीद है कि आप बहुत शानदार तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और इसी तरीके से करते रहिए। और आपको रक्षाबंधन की अनेक अनेक शुभकामनाएं भी हैं। भाई बहन के त्यौहार को अनेक अनेक शुभकामनाएं, और शांति से और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाइए इस त्यौहार को, और चैनल से जुड़ करके क्लासों को पढ़ते रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो क्लास को शेयर करना ना भूलें। तो चर्चा करेंगे आज अकबर के विषय में। अंत तक मेरे साथ आप क्लास में जुड़े रहेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होने वाले हैं अकबर के सेशन में, इस वीडियो में, इस टॉपिक में। तो शुरू करते हैं पानीपत के सेकंड से। पानीपत के सेकंड युद्ध से इस क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं, और बहुत सारे हमारे मित्र और बहुत सारे दर्शक, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, जो बच्चे जुड़ रहे होंगे वो जानते होंगे कब हुआ था युद्ध। 1526। डेट कभी आती नहीं, लेकिन डेट भी आप याद रखते हैं। 5 नवंबर की तारीख थी और 1556 को यह युद्ध हुआ था, जिसका नाम है भारत के इतिहास में पानीपत का दूसरा युद्ध, या पानीपत की दूसरी लड़ाई इसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक शासक था अकबर, चूंकि अकबर तो भारत में शासन में ही था, शासन में था नहीं। हुमायूं की मृत्यु हुई, जो कि अकबर के पिता थे। उनकी मृत्यु का समाचार जैसे अकबर को लगा, तो अकबर उस समय पंजाब में था बैरम खान के साथ। और बैरम खान कौन था? अकबर का संरक्षक था, जो हुमायूं ने नियुक्त कर दिया था, क्योंकि अकबर छोटा था, अल्पायु का था। और बैरम खान ने एज ए शिक्षक की दृष्टि से भी उसके साथ काम किया था। किसके साथ काम किया था? अकबर के साथ काम किया था, ठीक है। जैसे ही हुमायूं का निधन होता है, दीन पनाह की सीढ़ियों से, जो कि पुस्तकालय है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, दिल्ली में स्थित है, उसकी सीढ़ियों से गिर करके, तो ये समाचार तुरंत किसको प्राप्त होता है? एक हिंदू व्यक्ति बोल सकते हैं, हिंदू शासक बोल सकते हैं, जिसका नाम था हेमू। कौन था? हेमू था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। हेमू 14वां शासक था दिल्ली में, अगर बात करें तो इतिहास में, जिसने 14वें स्थान पर ये वाली उपाधि को धारण किया था विक्रमादित्य के नाम से। विक्रमादित्य का मतलब होता है कि युद्धों को जीतने वाला, अपनी कीर्ति को स्थापित करने वाला, है ना, अपनी शक्ति को स्थापित करने वाला, ऐसे आप उसे समझ सकते हैं विक्रमादित्य नामक उपाधि को। तो जैसे ही हेमू को पता चला, तो हेमू एक विशाल सेना के साथ, क्या पता चला? हुमायूं का निधन हो गया, तो एक विशाल सेना के साथ उसने आगरा की तरफ क्या कर दिया? एक मूव कर दिया अपनी सेना को लेकर के। तो आगरा पे किसका कब्जा था? मुगलों का, जो कि हुमायूं का था। शासन पूरा का पूरा आगरा और दिल्ली पे था। तो ये पूरा एक स्टोरी थी। मैं इसे कहानी में बताऊंगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, मैं बोर्ड के माध्यम से आपको बताता चलता हूँ, आप नोट भी करते रहिएगा, और ज़्यादा जल्दी हो जाए तो क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा। तो देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को युद्ध होता है। ये शासक था इसमें अकबर, दूसरा शासक था, हिंदू शासक था इसमें लड़ने वाला, जिसका नाम था हेमू, और पूरा नाम था इसका हेमचंद्र। हेमचंद्र इसका पूरा नाम था। ये रेवाड़ी का रहने वाला था, रेवाड़ी का रहने वाला था, रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला था, और जाति से वैश्य था। वैश्य मतलब वनिया था ये जाति से। कौन? हेमू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद हेमू एक विशाल सेना के साथ आगरा पर कब्जा कर लेता है, और आगरा में एक मुगल सूबेदार था, उसे भगा देता है। तो उस समय आगरा का मुगल सूबेदार था, चाहो तो नाम लिख लेना, चूंकि आगरा की बात हो रही है इस वजह से नाम लिख दिया मैंने। इस्कंदर खान था, जो कि जान बचा करके दिल्ली भाग गया था। हेमू से जान बचा करके कहां भाग गया? दिल्ली, ठीक है। आगे हेमू ने दिल्ली पर भी आक्रमण कर दिया, और दिल्ली का उस समय का सूबेदार था तारती बेग। कौन था? तारती बेग। जो मुगल सूबेदार थे, इन मुगल सूबेदारों को किसने बिठा के रखा था? हुमायूं ने बिठा के रखा था, ठीक है। तो जैसे जैसे जो मुगल साम्राज्य के लोग थे, चाहे बाबर हो चाहे हुमायूं हो, जो अलग अलग रियासतों को जीतते थे, तो सभी पे तो शासन करेंगे नहीं, वो तो एक सेंटर पे ही करेंगे दिल्ली में, लेकिन अलग अलग इलाकों में अपने लोगों को बिठा देते थे, उन्हीं को बोलते थे सूबेदार। जैसे प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश पे शासन कर रहे हैं इस समय, तो दिल्ली में ही रहते, दिल्ली से देश की सरकार को, सत्ता को, शासन को चलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा बैठाए हुए लोग होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम गवर्नर, संविधान के हिसाब से, है ना। संवैधानिक स्थिति देखें तो गवर्नर की राज्य की कार्यपालिका में भाग 6 में पढ़ते हैं संविधान में गवर्नर्स को। उधर उधर होकर निकल जाओ आराम से, कोई बात नहीं। तो गवर्नर की स्थिति, गर्मी ज़्यादा है इस वजह से गेट खुलवा लिया है ना। तो गवर्नर की स्थिति भाग 6 में होती है कार्यपालिका में। और क्या बता रहा था गवर्नर के बारे में? आर्टिकल 155 में उसे नियुक्त किया जाता है,
ऐसे संविधान में नियुक्त किया जाता है। लेकिन उस समय भी मुगल अपने सूबेदार नियुक्त किया करते थे। उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो आगरा का सूबेदार था इस्कंदर खान, इसको मार के भगा दिया किसने? हेमू ने। दिल्ली का सूबेदार था तारती बेग, इसको भी मार, ये भी अपनी जान बचा करके भागे। ये सभी लोग, 2 लोग और एक और तीसरा व्यक्ति था इनके साथ, तीनों लोग भाग गए और दिल्ली को छोड़ गए। तो दिल्ली पर कब्जा किसने कर लिया? तो हेमू मध्यकाल का पहला शासक था जिसने दिल्ली पर एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर दी। नोट कर लेना, पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यहाँ की, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि मध्यकाल का इतिहास का पहला शासक बताइए, हिंदू पहला शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था या दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो व्यक्ति का नाम, शासक का नाम हेमू था, पूरा नाम हेमचंद्र था। इस घटना की जैसे ही अकबर को पता चलती है कि भाई आगरा पे और दिल्ली पे कब्जा कर लिया गया है, और कब्जा किसने कर लिया? हेमू ने, जो कि हेमू अफगान शासकों के संरक्षण में रहता था। हेमू किसके संरक्षण में रहता था? अफगान शासकों के संरक्षण में ही रहा था। जनजीवन, जीवन यापन उसका बीता था, है ना। वैसे बनिया के तौर पे जीवन शुरू किया था, एक व्यवसायी के तौर पे जीवन शुरू किया था, व्यापारी के तौर पे जीवन शुरू किया था। तो नमक बेचने का काम करता था, ये भी लिखा है इसके बारे में। कौन बेचता था नमक? हेमू बेचता था। हेमू मतलब हेमचंद्र। लेकिन उसकी योग्यता को देख करके अफगान शासकों ने उसे बड़े बड़े पदों पर नियुक्त कर दिया। तो एक ताकतवर व्यक्ति वो निकला अफगान शासकों के साथ में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। जैसे ही अकबर को पता चला, अकबर और बैरम खान जालंधर में थे उस समय। कहाँ पे थे? जालंधर। और जालंधर कहाँ है? पंजाब में। तो जालंधर से कहाँ पे पहुंचे? सरहिंद होते हुए वो पानीपत पहुंचते हैं। जैसे ही उनको पता चला कि भाई हेमू ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया है और दिल्ली में और आगरा में जो हमारे मुगल सूबेदार थे उनको भगा दिया है, तो सरहिंद होते हुए यहाँ पहुंचे। लेकिन सरहिंद पे उनका हिसाब किताब किया पहले। जो पंजाब की सरहिंद नामक जगह है, यहाँ पे जो आगरा का सूबेदार था इस्कंदर खान, और दिल्ली से जो भाग के गया था तारती बेग, उनको पकड़ा और बैरम खान ने तारती बेग की हत्या करवा दी थी। और मुगलों में ये कहा जाता है कि कोई अपने सिंहासन को, अपनी गद्दी को छोड़ के भागेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, जिससे आने वाले शासकों के बीच में एक सही और सख्त मैसेज जाए कि आपको किसी भी स्थिति में चाहे मरना पड़े, लेकिन आप गद्दी को नहीं छोड़ेंगे किसी भी स्थिति में। ये दिल्ली को छोड़ के भाग गई। तो बैरम खान ने सरहिंद में जैसे इनकी मुलाकात होती है तो इस्कंदर खान की हत्या करवा दी, सॉरी तारती बेग की हत्या करवा दी थी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। पानीपत के मैदान में अब सेना पहुंच जाती है, दोनों की सेना पहुंचती है, ठीक है। और यहाँ पर युद्ध होता है, फिर दोनों सेना पहुंचती हैं, अकबर की सेना और हेमू की सेना, दोनों तरफ से पानीपत के मैदान में। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में जैसे ही युद्ध शुरू होता है तो हेमू की आंख में क्या लग जाता है? तीर लग जाता है। ये लिखा हुआ है, ये समझाया गया है कि दोनों तरफ से जब युद्ध हो गया और युद्ध शुरू हो गया तो हेमू की आंख में क्या लग जाता है? एक तीर आकर के लगता है किसी सिपाही का, सैनिक का। उसकी वजह से, तीर लगने की वजह से वो गिर पड़ता है अपने हाथी पे, हाथी के हौदे में। जो हाथी पर ऊपर जो बैठने का स्थान होता है उसे हौदा बोलते हैं, है ना, उसमें गिर पड़ता है। और जो हाथी को चलाने वाला व्यक्ति था, जैसे बोलते हैं महावत, महावत ने किसी प्रकार से जैसे तैसे उसकी जान बचाई। किसकी जान बचाई? हेमू की, पानीपत की दूसरी लड़ाई में से। लेकिन फिर भी हेमू को पकड़वा लिया गया मुगल सेना के द्वारा और अकबर के सामने पेश किया गया हेमू को। हेमू को अकबर के सामने क्या किया गया? पेश किया गया, जहां बैरम खान ने अपनी तलवार निकाल करके हेमू की गर्दन को उड़ा दिया या काट दिया। और दिल्ली पे दोबारा से किसने कब्जा कर लिया? मुगलों ने कब्जा कर लिया। इस तरीके से इस युद्ध का अंत होता है। तो बैरम खान ने हत्या कर दी थी अकबर के सामने, किसकी? तलवार से गर्दन उड़ा दी थी हेमू की, अथवा हेमचंद्र नामक शासक की। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई का इस प्रकार से अंत होता है। लेकिन आपके लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आना बेटा, वो ये आना है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो आप याद रखिए 1556 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन कौन से शासक थे? अकबर था एक, और दूसरा शासक था हिंदू सेनापति जिसका नाम था हेमू या हेमचंद्र, उसका पूरा नाम था, ठीक है। जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था हेमू, दोनों सूबेदारों को भगा करके, तो हेमू ने कौन सी उपाधि धारण करी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। इसको भी आप नोट कर लेना कहीं ब्रैकेट में, ठीक है। तो जब उसको मार ही दिया तो दिल्ली पे दोबारा से किसका कब्जा हो गया? मुगलों का कब्जा हो गया, अकबर का कब्जा हो गया। अब अकबर, मैं बता चुका हूँ पहले पार्ट में कि जब गद्दी पर बैठा तो अल्पायु का था, 13 साल का था, 13 साल 4 महीने का था, बहुत कम उम्र थी। तो अकबर के शासन को चलाने के लिए एक योग्य आदमी की, एक राजनीतिक व्यक्ति की आवश्यकता थी, है ना। तो अकबर के शासनकाल को किसने चलाया? शुरुआत के 4 वर्ष किसने चलाए? बैरम खान ने। अकबर गद्दी पर बैठा, शासक था, मुगल शासक था, लेकिन अकबर के शासन की सारी व्यवस्थाओं को कौन देखता था? बैरम खान। तो 1560
1556 से 60 तक, 1556 से 60 तक अकबर ने, अच्छा वो शासनकाल तो मैंने आपको साथ पहले पार्ट में बता दिया, उस पार्ट को याद रखना, मैं यहाँ से आगे बता रहा हूँ इस पॉइंट को, तो ठीक है। 1556 से 60 तक बैरम खान शासन को चलाता था। अब 60 के बाद क्या हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ इस पॉइंट में, ठीक है। 1560 के बाद अकबर ने बैरम खां की निरंकुशता को समाप्त, निरंकुशता का मतलब होता है तानाशाह, तानाशाही, निरंकुशता बोले तो तानाशाही, निरंकुशता को समाप्त करने के लिए सभी पदों को वापस ले लिया अकबर ने। जैसे भाई क्या हुआ, 1556 से 60 तक 4 साल जितने बड़े पदे मुगलों में, दिल्ली में और आगरा में, सभी के सभी पदों पर ज्यादातर कौन सा व्यक्ति तय करता था कि किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है, शिया धर्म का व्यक्ति रहेगा कि सुन्नी धर्म का व्यक्ति रहेगा, है ना। तो सबकी जो सारे पदों में जो पसंद चलती थी अकबर को, अकबर की भी नहीं मानता था कई बार, तो अकबर की भी नहीं माना, ये लिखा है इतिहासकारों ने। कौन नहीं मानता था अकबर की कई बार? बैरम खान। इतना ताकतवर हो गया था बैरम खान 4 साल में अकबर के साथ। तो अकबर जैसे जैसे अकबर को भी पता चला कि ये तो बहुत ज्यादा शक्ति उसके हाथों में ही चली गई है, मतलब शासक हमें और काम वो कर रहा है दूसरा आदमी हमारे पूरे शासनकाल के, तो अकबर को भी समस्याओं का सामना करना पड़ गया धीमे 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 धीमे। और प्लस उसके घर परिवार की जो औरतें थी अकबर की, जैसे एक जीजी अनगा, एक महामनगा, ये सौतेली माँ थी हालांकि उसकी, लेकिन ये अकबर के समय में रहती थी दिल्ली आगरा में। तो उन्होंने अकबर को भड़काना शुरू कर दिया कि पूरी की पूरी ताकत या पूरी शक्ति किसके हाथों में? बैरम खां। बैरम खान जिसको पसंद करता है उसको बिठा देता है, आपसे भी नहीं पूछता है। तो ये अकबर को भरना उन्होंने शुरू कर दिया था दूसरी तरफ से, उसके महिलाओं ने। उस पेपर में, सॉरी किताबों में हरम की महिला उनको कहा गया है, क्या बोला गया है? एक शब्द बोला गया है हरम की महिला करके, एक शब्द बोला गया है। तो बात समझ में आई? तो अकबर भी चिंतित हो गया कि भाई शासन हम कर रहे हैं और निर्णय बैरम खान ले रहा है सभी के सभी। और बैरम खान सुन्नी धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, माफ कीजिए शिया धर्म को मानने वाला व्यक्ति था बैरम खान, और अकबर के शासनकाल में ज्यादातर सुन्नी को मानने वाले लोग थे। तो टकराव होता था शिया का और सुन्नी का। बैरम खान कहता था शिया वाले लोगों को मैं अपॉइंट करूंगा, और ज्यादातर लोग कौन से उसको मानने वाले थे संप्रदाय को, उसमें से सुन्नी को मानने वाले थे। ये भी समस्या थी, और दुनिया भर की समस्याएं थी अलग अलग पदों को लेकर के भी। इस वजह से अकबर ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, छोड़ो सब पदों को छोड़ो, अब आपकी सेवा समाप्त की जाती है, अब आपकी सेवा हमें नहीं लेनी। किससे कह दिया? बैरम खान से। किसने बोल दिया? अकबर ने। तो वही पॉइंट है, निरंकुशता का मतलब होता है तानाशाही, सभी पदों को वापस ले लिया। तो अकबर ने बैरम खान को मक्का जाने का आदेश दे दिया कि आप यहाँ से कहाँ चले जाइए? मक्का चले जाइए। हालांकि मक्का जाने से पहले अकबर ने ये कहा था कि आपके पास 2-3 ऑप्शन है। ये स्टोरी है बहुत लंबी, उस स्टोरी को कोई फायदा नहीं है, वो एग्जाम में आनी नहीं है, मैं आपको पेपर के हिसाब से पॉइंट बता रहा हूँ वैसे इस क्लास में। अकबर ने कहा था कि आप सूबेदार बनना चाहते हैं पंजाब वगैरह के, तो सूबेदार बन जाइए, आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं हम। या आप एक विश्वास पात्र के तौर पर मेरी सेना में रहना चाहते हैं, सिर्फ सेना में रहना चाहते हैं, कोई पद नहीं दिया जाएगा, आराम से रहिए। या आप मक्का जाना चाहते हैं, तो ये 3 ऑप्शन है, तीनों में से आप चूज करिए। मक्का जाकर के अपनी जीवन शांति से बिताइए। मक्का का मतलब है सऊदी अरब जाना। तो बैरम खान ने मक्का जाना चूज किया कि भाई हमें मक्का भेज दो, हमें ना तो पंजाब का सूबेदार बनना, ना आपकी सेना में रहना, ठीक है। तो जैसे ही वो मक्का जाने के लिए निकला तो बैरम खान की हत्या कर दी गई। कौन सी जगह? मक्का जा रहा था तो गुजरात पहुंच गया था। कहाँ पे पहुंच गया था बैरम खान? गुजरात पहुंच गया था। और गुजरात में एक जगह है पाटन, उस जगह पे एक व्यक्ति ने हत्या कर दी, और व्यक्ति का नाम है मुबारक खान। मुबारक खान एक अफगान व्यक्ति था, इसने बैरम खान की हत्या कर दी 1561 में। कब हत्या कर दी? वर्ष भी लिख लेना, 1561 में हत्या कर दी। अब जी हत्या क्यों कर दी? इसने भी भाई बदला लिया था अपने पिता का, मुबारक खान ने। मुबारक खान के पिता की हत्या बैरम खान ने करी थी 1555 में, सरहिंद की लड़ाई में, सरहिंद की लड़ाई में, सॉरी मच्छीवाड़ा की लड़ाई में 1555 में, जब हुमायूं वापस आया था भारत में, तो उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? बैरम खान के द्वारा। मुबारक खान के पिता लड़ रहे थे उस समय, ठीक है। इस वजह से इन्होंने मौत की बदला, सॉरी अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया बैरम खान से, तो बैरम खान की भी हत्या कर दी गुजरात में। ये टॉपिक है यहाँ पे समाप्त। अब आगे बात करते हैं। जब बैरम खान की उधर हत्या होगी तो देखो 1560 से 64 जो 4 साल का समय, 60 से 64 अकबर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? पर्दा शासन या स्त्री शासन बोलते हैं, या पर्दा शासन बोलते हैं, ठीक है। स्त्री शासन या पर्दा शासन कहा जाता है, क्योंकि आगे के 4 सालों का शासन अकबर के समय में किसने चलाया? अकबर के परिवार की स्त्रियों ने चलाया।
अकबर के परिवार की महिलाओं ने चलाया आगे के 4 साल का शासन। इस वजह से क्या बोलते हैं, पर्दा शासन बोलते हैं इस पॉइंट को, या महिला शासन कह सकते हैं, या स्त्री शासन आप कह सकते हैं। ठीक है, उसमें महामनगा जीजी अनगा दोनों सौतेली माँ थी, तो इनकी सबसे ज्यादा अकबर के शासनकाल में दखलंदाजी रही, और अकबर भी सहानुभूति तरीके से इसी तरीके से शासन को चलाता रहा 4 वर्षों तक। ठीक है, इस वजह से इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा आप। तो अकबर, ये नाम भी लिख लेना, मैंने लिख दिए आपकी याद करने के लिए। जीजी अनगा महामनगा प्रमुख महिलाएं थी अकबर के शासनकाल में, जिन्हें हरम की महिलाएं कहा जाता था। एक हरम शब्द का इस्तेमाल किया गया है फारसी भाषा में। ठीक है, जीजी अनगा और महामनगा लिख लेना। अब बात करते हैं अकबर के शासनकाल के प्रधानमंत्रियों की। अकबर ने अपने शासनकाल में प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया, और प्रधानमंत्रियों को अकबर, जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जो कार्य करता था वही एक तरीके से निर्णय लेता था अकबर के शासनकाल में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी नीति कैसे लागू करनी है, जनता के लिए कौन से आदेश देने, कौन से आदेश। तो अकबर ने समय समय पर अलग अलग प्रधानमंत्री नियुक्त किए अपने शासनकाल में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रधानमंत्री तो रट लेना आप, और यही एग्जाम में आता है, बैरम खां था। सिंपल, सबसे पहला प्रधानमंत्री अकबर ने कैसे बनाया, बैरम खां को। ठीक है, और दूसरा प्रधानमंत्री शहाबुद्दीन को बनाया। तीसरा प्रधानमंत्री महिला को बनाया, और महिला का नाम माहम अनगा। महिला, एक महिला का उल्लेख है इधर मुगल साम्राज्य में, जिस महिला को इस पद पर बैठाया गया, माहम अनगा को महिला प्रधानमंत्री के तौर पर बैठाया गया। ठीक है, चौथा प्रधानमंत्री मुनीम खां था, इसके हुमायूं से अच्छे संबंध थे। पांचवा प्रधानमंत्री शमसुद्दीन था। तो ये प्रधानमंत्री बनाए गए थे, किसके द्वारा बनाए गए थे, अकबर के द्वारा। ये 5 प्रधानमंत्री अपने इंटायर शासनकाल में अपॉइंट किए गए थे, नियुक्त किए गए थे। ठीक है, इसमें आप सिर्फ पहला याद रखना, और एक महिला को याद रखें तो महिला को भी याद रख लेना। माहम अनगा तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री थी अकबर की। प्रधानमंत्री का मतलब आप समझ ही रहे हैं, पूरे शासन की सभी व्यवस्थाओं को देखते थे, कहाँ पर कौन से कानून लागू कराने, कौन सी नीति बनानी है, सेना कहाँ कौन से अभियान के लिए जाएगी, सेना को किस हिसाब से पैसे देने, मतलब तनख्वाह देनी है, ये सारी चीजों को निर्णय प्रधानमंत्री के तौर पर लिया जाता था। ठीक है, और प्रधानमंत्री को वजीर भी बोला गया मुगल साम्राज्य में, क्या बोला गया, वजीर शब्द भी बोला गया है। तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आराम से, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अब आगे बात करते हैं, एक अदम खां नाम का और एक व्यक्ति था जो अकबर के साथ, जैसे अकबर का लालन पालन हुआ ऐसे ही अदम खां भी साथ साथ बड़ा हुआ था। दोनों भाई साथ साथ बड़े हुए थे। ये अकबर का सौतेला भाई था, ये अकबर का सौतेला भाई था। अकबर ने इसे कई अभियानों में भी भेजा, लेकिन अकबर के साथ इसने क्या कर दी, उधमबाजी कर दी। क्योंकि अकबर ने इसे एक अभियान में भेजा, और वहां जब ज्यादा पैसा इसने देख लिया तो खुद ही लूटने लग गया पैसे को, तो अकबर ने इसे वहां से हटा दिया और अपने एक दूसरे व्यक्ति को भेजा था। लेकिन ये अकबर के साथ लालन पालन हुआ, इसका बड़ा हुआ, जिसका नाम था अदम खां। और किसका पुत्र था, आगे देखिए। अदम खां अकबर का सौतेला भाई था, लिख लेना, माहम अनगा का पुत्र था। किसका पुत्र था, माहम अनगा का पुत्र था, जिसने अकबर के प्रधानमंत्री शमसुद्दीन की हत्या कर दी। जेलो, अकबर के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी इसने, शमसुद्दीन, जो कि कौन से नंबर का प्रधानमंत्री था, 5वें स्थान पर प्रधानमंत्री बनाया था। हत्या कर दी, इसलिए अकबर ने अदम खां की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। तो ये प्रश्न पूछा गया कई बार पेपरों में, अदम खां की हत्या किसने करवाई अकबर के शासनकाल में, खुद अकबर नहीं करवाई अपने शासनकाल में। क्यों, क्योंकि अदम खां ने अकबर के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी, जिसका नाम था शमसुद्दीन खान। ठीक है, अकबर के साथ पालन पोषण हुआ था, पला बड़ा था, अकबर बढ़िया रखता भी था, कई अभियानों में भेजा था, जैसे मालवा के अभियानों में भेजा था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। जहां ज्यादा पैसा मिल गया तो वो तो लूट मार करते थे भैया, लूट मार करते थे। तो अच्छा, मरवाया कैसे अकबर ने, सुनो। अकबर ने कहा, अच्छा प्रधानमंत्री मार दिया हमारा ही, मतलब हमारे ही घर में रह रहे हो, हमारे ही शासनकाल में रह रहे हो, हमें ही पैसा दे रहे हो, हमें ही सारी चीज दे रहे हैं तुम्हें, और हमें ही बढ़िया तरीका से रख रहे हैं अच्छे पदों पर आपको, और हमारा ही प्रधानमंत्री निपटा दिया आपने, वेरी गुड, आओ फिर आपकी सेवा करते हैं। तो इनको बुलवाया, मुस्कुराने की बात नहीं है, सुनिए, स्टोरी है, स्टोरी याद होगी। किसको बुलवाया अकबर ने, अदम खां को। किसका पुत्र था अदम खां, महाम अनगा का पुत्र था। ठीक है, और बुलवा के हाथ पैर बंधवाए, जैसे गांव में ना बांध के मारते हैं, जैसे छोरा नहीं पड़े रो है, ऐसे बच्चा नहीं पड़े रो नहीं हुआ है तो हाथ पाँव ने बांध लेते, पापा जैसे बांध लेते बचपन में। आपके हमारे जैसे स्टूडियो में बैठे जी, और इन्हें क्यों बांधे होंगे, और हम आप ही कह रहे हैं के साथ ऐसा है वो होगा, अभी याद ना है उन्हें। ठीक है, कोई बात नहीं।
तो हाथ पैरों को बंधवाया अकबर ने, किसके हाथ पैरों को बंधवाया? अदम खां के। और हाथ पैरों को बंधवा के महल की छत पे चढ़वा गया। 2 लोग लेके गए उसे महल की छत पे, और महल की छत से ऊपर से फेंकवाया कि फेंको इसको नीचे। अब बचेगा वो? हाथ पांव बंधवाए के ऊपर इतने ऊंचे महल से फेंकवाया अकबर ने। किसे फेंकवाया? अदम खां को। अब मनो ही मनो भैया। अब आदमी बिना हाथ पैर बंधे, मतलब नहीं बंधे हो तो ऊपर से कूद पड़े तो नहीं बचेगा, वो तो बांधे और देवा के तो वो मरेगा। कौन मरवा दिया? अदम खां मरवा दिया। ये एक स्टोरी है जो इतिहास में लिखी है, जो आती नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप याद रख सकते हैं। ऐसी चीजों को दिमाग में कहानी के तौर पर याद रह जाती है चीजें, ठीक है। वैसे प्रश्न ये पूछा है अदम खां की हत्या किसने करवाई, तो उत्तर देना है अकबर ने करवाई थी। बात खत्म होती है। क्यों करवा दी थी अकबर ने? क्यों का प्रश्न किसी और एग्जाम में बड़े लेवल में पूछा जा सकता है, क्योंकि उसने प्रधानमंत्री की हत्या कर दी अकबर की। और अकबर का 5वां प्रधानमंत्री कौन था? शमसुद्दीन था। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनाई अकबर ने। कौन सी महिला प्रधानमंत्री अकबर ने बनाई? आज आप इस क्लास को पढ़ लेंगे तो उत्तर देंगे, कि उम्मीद है कि इससे पहले शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, रिवीजन करते रहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब बात करते हैं अकबर के साम्राज्य विस्तार पर। क्या के विस्तार की बात करेंगे? साम्राज्य के विस्तार की बात करेंगे अकबर के। भाई अकबर शासन कर रहा है, ये दूसरा पार्ट चल रहा है, और भाई अकबर मुझे तीसरा पार्ट पढ़ाना पड़ेगा। 3 पार्टों में आएगा अकबर, क्योंकि मैं पहले कह चुका था कि पूरे मुगल साम्राज्य में जितने शासक हैं, सभी शासक लगभग 2 पार्ट्स में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अकबर बड़ा है ज़्यादा, और छोड़ा नहीं जा सकता कोई भी पॉइंट, क्योंकि सभी प्रश्न पूछे गए आज तक पेपर में अकबर के, कहीं ना कहीं सभी प्रश्न पूछे गए। इस वजह से तीसरा पार्ट भी हम लेकर के आएंगे। ये दूसरा पार्ट है, इससे पहले एक पढ़ा दिया है, जिन्होंने वो नहीं पढ़ा है वो उसे जरूर देख लें, तब ये आगे की कहानी समझ में आएगी अकबर की। तो देखो सबसे पहले कहाँ पे अभियान चलाया अकबर ने? मालवा। कौन सी वर्ष में? 1561 में। और किसे भेजा था? देखो भेजा किसे था? अदम खां को ही भेजा था, जिसकी मैं हत्या की और मृत्यु की बात कर रहा है। ये पॉइंट मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, हालांकि जिससे पहले की बात है अभियान भेजने की, है ना, उसके बाद इसकी मृत्यु हुई थी। तो 1561 में अदम खां को भेजा था, जिसने, वहां का शासक कौन था? बाज बहादुर, जो मालवा का शासक था। इसको हराया और इसकी रानी को भी पकड़ लिया। रानी का नाम था रूपमती। हंसने की बात नहीं है, ये स्टूडियो में हंस जाते हैं बच्चे, क्योंकि मैं स्टोरी में पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से हंसने की कोई बात नहीं है। 1561 में अदम खां ने, अदम खां ये मत समझना कि गुरुजी ने अभी मरवा दिया फिर दोबारा से जिंदा कैसे करा लिया, कहने का मतलब है वो मैंने पॉइंट पहले बता दिया आपको। तो 1561 में अदम खां को भेजा मालवा अभियान के लिए। किसने भेजा? अकबर ने ही भेजा। अकबर ही भेजता था कि जाओ और वहां जीत के लाओ, और जो पैसा मिले उसे लेकर के आना यहाँ पर। तो बाज बहादुर कहाँ के शासक थे? मालवा के। तो इनको हराया, और इनकी रानी कौन थी? कौन थी भाई साहब रानी? रूपमती। रूप और मती ये नाम था। इनको अपने अधिकार में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद हंसने की बात नहीं बेटा, बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। सुनो, अपने अधिकार में तो ले लिया रानी को, लेकिन रानी ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली थी, ये भी नोट कर लेना। अब हंसो, ठीक है। रानी ने जहर खा करके क्या कर ली थी? हत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? बाज बहादुर ने बाद में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कहानी यहाँ पे भी बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत सारी, हर एक आक्रमण, हर एक अटैक में बहुत सारी कहानियां, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसे मुझे 5 पार्ट पढ़ाने पड़ जाएंगे, 5 भाग पढ़ा दूंगा मैं अकबर के, ऐसे अगर डिटेल में पढ़ा दूं तो और कहानी, ठीक है। आप वो रह जाएंगे, आप कहेंगे गुरुजी पढ़ा रहे हैं कि बिल्कुल अकबर ये लिया है संग ही। तो अगली बात कर रहे हैं आमेर की। आमेर बोले तो जयपुर, ब्रैकेट में आमेर में जयपुर लिख लेना, क्योंकि आमेर का किला कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। तो बात आमेर की हो चाहे जयपुर की, एक ही बात है, ठीक है। अब आप सुनो, लिख लेना इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है अकबर से, ये वाला आमेर वाला। क्यों पूछा गया? देखो, आमेर का राजा जिसका नाम भारमल ने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार कर ली थी। सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा गया कि स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था, या रियासत कौन सी थी? शासक का नाम आएगा राजा भारमल, या भारमल को बिहारी मल भी पेपरों में लिख देता है। क्या लिख देता है भारमल को? ये भी शब्द मिलेगा तुमको लिखा हुआ, बिहारी मल, ठीक है।
तो अधीनता स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। क्यों कर ली? जो कि पीछे कारण है कि जी आमेर के राजा थे बिहारी मल, जे अपने भतीजे थे परेशान है, सब परेशान है, कहूँ ना कहूँ आज की दुनिया में परेशान है, कहूँ ना कहूँ, लेकिन जीवन मिला है तो जीवन के अस्तित्व का आनंद लीजिए बस। 84 लाख योनियों में थे, यदि आप मानव बने हैं इस पृथ्वी पर, उसके अस्तित्व का आनंद लीजिए और पढ़ते रहिए और आनंद से रहिए। अकबर के जो पॉइंट हम आपको पढ़ा रहे हैं और 100% पेपर से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन आपका जब भी आप एग्जाम देने बैठेंगे आने वाले समय में। तो समस्या इनको अपने भतीजे थी, भतीजे का नाम सूजा, भतीजे का नाम क्या था? हंसी आ रही है, कई बार ना हो, ठीक है। तो भतीजे का नाम क्या था? सूजा। किसके भतीजे का नाम था? ये राजा भारमल के भतीजे का नाम था, ठीक है। तो उससे समस्या थी, किसको समस्या थी? इनको समस्या थी बिहारी मल जी को, कि भाई भतीजा इनको बार बार परेशान कर रहा था। तो इन्होंने मदद किससे मांगी? तो इन्होंने मदद मांगी अकबर से। और अकबर उन दिनों कहाँ जा रहा था? सुनो बेटा ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, सुनो ध्यान से, जो दिमाग में स्टोरी बैठ जाएगी तो भूलोगे नहीं। और आप भी स्टूडियो में भी बैठे, हमारे कुछ दर्शक दीर्घा में वो समय समय पे मुस्कुराते रहते हैं, तो मुझे भी मौका मिल जाता है इसी बहाने से मुस्कुराने का पढ़ाते समय। और आप भी मुस्कुराते रहिए जो भी इस क्लास को देखेंगे रात्रि 9 बजे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो क्लास को दबा करके बच्चों के साथ। तो अकबर से मदद मांगी इन्होंने, किसने मदद मांगी? बिहारी मल ने। और कहाँ के राजा है? आमेर के। आमेर कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। जयपुर को कैसा शहर कहते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं, गुलाबी शहर कहते हैं। अब देखो आगे, अकबर से वैवाहिक संबंध, अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दूसरा भी मोस्ट इंपोर्टेंट। अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत कचवाहा वंश, ये ऑप्शन में दिया जा चुका है कई बार, हजारों बार तमाम पेपरों में। अकबर से वैवाहिक संबंध कौन से राजपूत वंश ने स्थापित किए? कौन से राजपूत वंश ने अकबर से वैवाहिक शादी के संबंध, ब्याह के संबंध, ब्याह समझ लो, ब्याह तो समझ में आवेगा, ब्याह के संबंध स्थापित करे? तो ऑप्शन में जो आवेगा कचवाहा वंश बोलते जी अपने आप को। जो राजपूत वंश था वो किस नाम से फेमस था? कचवाहा वंश ने स्थापित किए अकबर से। कौन से संबंध स्थापित किए? वैवाहिक संबंध। और शासक कौन था? भारमल, या उसी का दूसरा नाम क्या है? बिहारी मल। ठीक है, दोनों पॉइंट कंठस्थ कर लेना, रट लेना, अच्छे से दिमाग में उतार लेना। आगे बात करते हैं। और स्वेच्छा से, जो मैंने लिखा अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक। अब इन जो कही साहब हमें मोड़ी थे शादी कर लो, ऐसा इतिहास में लिखा है। किसने कहा? शासक ने। और शासक कौन थे? बिहारी मल। बिहारी मल ने अपनी पुत्री से शादी की एक प्रस्ताव रखा अकबर के सामने। तो अकबर ने कहा कि शादी करेंगे, चिंता ना करो, पहले हम दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करके लौटेंगे अजमेर से तो शादी भी करेंगे। तो अकबर उस समय दर्शन करने जा रहा था अजमेर में, और अजमेर में हमेशा दर्शन करने जाता था मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। कौन सी दरगाह पर? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। जिनको नहीं पता है वो जो मैं कमेंटेटरी कर रहा हूँ वो ब्रैकेट में लिख लिया करो, ये आपके काम ही आने वाले बेटा, ठीक है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से दर्शन करके वापस लौटा अकबर। तो सांगानेर नामक जगह जो कि राजस्थान में वहीं पड़ती है, वहां पर 6 फरवरी 1562, वर्ष गलत नहीं हो तो सही, कहीं वर्ष नहीं लिखी है मैंने, ठीक है नहीं लिखी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं वर्ष बता रहा हूँ। 6 फरवरी 1562 को अकबर के साथ राजा भारमल या बिहारी मल ने अपनी पुत्री की शादी कर दी, जब वो अकबर अजमेर से लौट आया। किसके दर्शन करके? मोइनुद्दीन चिश्ती के दर्शन करने के बाद। तो आगे से लिख सकते हैं आप, 20 जनवरी 1562 को अकबर की सेवा में भारमल उपस्थित हुआ। ये तो उपस्थित हुआ था, 20 जनवरी की वो तारीख है जब अकबर जा रहा था अजमेर। जनवरी को अकबर जा रहा था, बरबरा के जाड़े में जा रहा हूं, जाड़े पड़ते हैं कि ना पड़ता भाई, ये हमारी थोड़ी सी ब्रज भाषा है और गांव की भाषा है, आप चिंतित ना हो, क्योंकि उसी मिट्टी से आते हैं हम। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली नहीं बोलते, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ब्रज भाषा के अंतर्गत, ठीक है, बोल देते हैं कभी कभी शब्दों को हम। तो 20 जनवरी 1562 को अकबर की सेवा में कौन उपस्थित हुआ? भारमल, जब अकबर अजमेर जा रहा था। तो ये लिखा भी है मैंने, जब अकबर कहाँ जा रहा था? अजमेर, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दर्शन करने के लिए। लेकिन जब लौट के आया तो डेट कौन सी थी? डेट लिख लेना, मैंने इधर नहीं लिखी है। 6 फरवरी 1562 को अकबर के साथ अजमेर से लौटते समय अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई उर्फ जोधाबाई,
दोनों नाम याद रखना। वास्तविक नाम तो हरकाबाई पुत्री का, उर्फ में जोधाबाई से विवाह कर लिया। क्या तारीख को? 6 फरवरी 1562 को। यहीं चूक गया ये थोड़ा सा, 6 फरवरी की डेट में, क्योंकि मैंने 2 डेट ऐसी लिखाई हैं आपको, तो आप मुझे कमेंट में बताना। एक 14 फरवरी को बाबर का जन्म होता है और एक 14 फरवरी और एक और डेट लगाई है मैंने मुगलों में आपको। यहाँ ये 6 फरवरी को ही चूक गया शादी करने में। कौन चूक गया? अकबर। इसी को भी 14 फरवरी को करनी थी। 14 फरवरी बोले तो वैलेंटाइन डे, हालांकि वह समय पर नहीं मनाते होंगे वैलेंटाइन डे। ये तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, मुगलों के समय की। ठीक है जी। तो शादी हो गई, तो अकबर एवं जोधाबाई से पुत्र का जन्म होता है। और पुत्र का नाम क्या था सर? सलीम का। रट लेना इस बात को, ये पूछा जाना है। सलीम का जन्म होता है, अकबर एवं जोधाबाई से सलीम का जन्म होता है, जिसका नाम अकबर ने किसके नाम पर रखा? जिसका नाम जो अकबर ने रखा वो किसके नाम पर रखा? शेख सलीम चिश्ती के आधार पर यह नाम रखा, क्योंकि विश्वास था अकबर का। अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भी मानता था, अकबर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर भी जाता था। दोनों में विश्वास था अकबर का। तो अकबर अपने गुरु के तौर पर मानता था शेख सलीम चिश्ती को। इस वजह से उन्होंने अपने गुरु के नाम के ही नाम पर अपने पुत्र का नाम रख दिया, और पुत्र का नाम सलीम, जो कि बड़ा होकर के बनता है जहांगीर। कौन बनता है बड़ा होकर के? जहांगीर बनता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। अब जैसे देखो, जब शादी हो गई, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, तो भाई मुगलों को या अकबर को राजपूतों से संबंध सुधारने की, या और आसपास की जो रियासतें, राजपूत रियासतें थी, उनमें बहुत बड़ी मदद मिलने वाली थी। क्या मदद मिलने वाली थी? बहुत बड़ी। जो राजस्थान की आसपास की और भी रियासतें थी। ठीक है, देखो कैसे अकबर ने बिहारीमल, अब गिनते चलना शासक। जोधाबाई किसकी पुत्री थी? बिहारीमल की। तो अकबर ने, अब सेना में मनसब दिए जाते थे। मनसब का मतलब होता है पद। मनसब का मतलब पद। और ये मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने मंगोलिया से अपनाई थी अपने शासनकाल में। कहां से अपनाई? मंगोलिया से। और मनसब का मतलब होता है पद देना, सर्वोच्च पद देना सेना के अंदर। ठीक है, तो अकबर ने जब शादी कर दी बिहारीमल ने अपनी पुत्री की, तो अपनी सेना में बिहारीमल को रखा और 5000 मनसब का पद दिया। मतलब बहुत बड़ा पद हो गया ये 5000 का, उस समय मुगलों में बात करें तो किसे दिया? बिहारीमल को 5000 मनसब का पद दिया। ये नोट कर लेना, लिख नहीं रहा है बोर्ड पर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। बिहारीमल का पुत्र कौन था? भगवान दास। भगवान दास को भी अपनी सेना में पद दिया। भगवान दास का पुत्र कौन था? मानसिंह। मानसिंह को भी अपनी सेना में रखा। मतलब 3-3 पीढ़ियों को अपनी सेना में रखा लगातार। किसने रखा? अकबर ने रखा, अलग अलग पदों पर। और इसमें मानसिंह का उल्लेख आएगा, अभी आगे चर्चा करेंगे। कौन से व्यक्ति का? मानसिंह का। जो कि कैसे पढ़ सकते हैं? एक राजपूत शासक के तौर पर पढ़ सकते हैं मानसिंह को, क्योंकि भाई ये तो राजपूत शासक थे। कहाँ के राजपूत शासक थे? आमेर के राजपूत शासक, जिन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करी अकबर की, और अपनी पुत्री की बिहारीमल ने शादी कर दी। और शादी करने के बाद अकबर ने बहुत जल्दी वही बच्चों को है, और बच्चे का नाम सलीम रख दिया। ठीक, कोई बात नहीं। अब आगे देखो, 1568 में जब अकबर यहां से फ्री हो जाता है, तो 1568 में अकबर ने एक और अभियान शुरू किया, जिसका नाम है मेवाड़ अभियान, राजस्थान में। 1568 में अकबर ने कौन सा अभियान शुरू किया भैया? मेवाड़ अभियान। अब मेवाड़ जैसे ही हमने नाम लिया है तो आप समझ गए होंगे, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़। मेवाड़ की बात हो रही है, और काय की बात कर रहे हैं हम? चित्तौड़गढ़ की। आप चिंतित ना हो, आपको कहीं कोई शक, समस्या, दिक्कत लगी हो पूरे टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश है मेरी, अभी ये तीसरा पार्ट तो 100% बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही ये टॉपिक, ये क्लास खत्म हो रही है बस अभी 2 मिनट में। तीसरा टॉपिक इस वजह से पढ़ाना पड़ेगा। अभी गुजरात विजय भी बतानी है, फतेहपुर सीकरी के भी बारे में बताना है, पंचमहल के बारे में बताना है, इबादत खाने के बारे में बताना है ना। अकबर के अभी धार्मिक चीज़ों के बारे में बताना है, अकबर की क्या क्या पॉलिसी थी, अकबर के दरबार में कौन कौन से रहते थे, अकबर के नवरत्नों के बारे में पढ़ाना है। अभी तो मुझे नवरत्न बहुत आते हैं एग्जाम में अकबर के, है ना। अबुल फजल से लेकर के, अनुवाद विभाग से लेकर के, रामायण का फारसी में अनुवाद, ये सब अकबर के शासनकाल की घटना है। तो तीसरे पार्ट में कोशिश करेंगे कि इसे हम कवर करें, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हल्दी घाटी की लड़ाई पढ़ानी है अभी तो आपको, वो भी इंटरेस्टिंग पढ़ाई है। जैसे सभी लड़ाइयाँ मैंने आपको पढ़ाई हैं, हल्दी घाटी की भी बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई है, और पूरा आपको आज से पहले आपने नहीं पढ़ी होगी, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे कि कौन कौन से शासक थे, कितनी सेनाएं थी, और क्या क्या घटनाक्रम हुआ था 1576 में।
हल्दी घाटी की लड़ाई कब होती है? 1576 में होती है। और कहाँ पे होती है? राजस्थान में। और राजस्थान के कहाँ पे होती है? मेवाड़ में। मेवाड़ का मतलब चित्तौड़गढ़ के पास में एक जगह का नाम है हल्दी घाटी। और उस जगह का जो रंग है, उस मिट्टी का जो रंग है वो कैसा है? हल्दी जैसा रंग है। इस वजह से नाम पड़ गया उसका हल्दी घाटी, जो कि एक शिवालिक रेंज का ही हिस्सा है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? माफ कीजिए, अरावली रेंज का हिस्सा है। कौन सी पर्वत श्रृंखला का? अरावली। जो कि राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो कि 3 राज्यों में अथवा 4 राज्यों में फैली है। चौथे राज्य में तो थोड़ी बहुत है। अगर बात करें तो राजस्थान से, गुजरात से शुरू होती है। गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, इन 4 राज्यों में अरावली पर्वत श्रृंखला 800 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू नामक टूरिस्ट पर्यटक स्थलों पर, जहां दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कि जैन मंदिर हैं जिनको गुजरात के सोलंकी शासकों के समय में बनवाया गया था। तेजपाल और वास्तुपाल ने निर्माण कराया था। इन पॉइंटों को आप याद रख लेना, मैंने आपको बता दिया है। तो अकबर का तीसरा पार्ट भी अभी लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले जब अकबर यहाँ से फ्री हो गया आमेर से, तो अकबर ने मेवाड़ अभियान चलाया। मेवाड़ में, अच्छा, मेवाड़ के लोगों ने पूरी दुश्मनी स्थापित कर ली आमेर वालों से। आमेर वाले जो कि यार तुमने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की और शादी भी कर दी, ये बड़ा गलत काम किया। मतलब अपने धर्म पर, अपने स्थान पर, अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर टिकना चाहिए आपको। आपने वैसे ही हथियार डाल दिए अकबर के सामने। ठीक है, तो वो इस बात से बहुत नाराज थे मेवाड़ वाले, लेकिन वो एक स्टोरी है, बताएंगे उसे। तो 1568 में अकबर ने कौन सा अभियान शुरू कर दिया? मेवाड़। अब मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि हम नहीं अधीनता स्वीकार करेंगे, चाहे मरना पड़े, मारना पड़े, खून का बदला खून से होगा, तलवार का बदला तलवार से ही होगा। लौह एवं रक्त की नीति आपने पढ़ी होंगी दिल्ली सल्तनत में। लौह एवं रक्त की नीति का मतलब होता था खून का बदला खून से लिया जाएगा। ये बलबन ने चलाई थी। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। ये दिल्ली सल्तनत की बात है। तो मेवाड़ ने भी ये कह दिया था, पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से मुकाबला किया जाएगा अकबर का, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की जाएगी, सरेंडर नहीं किया जाएगा। अधीनता का मतलब है सरेंडर, सरेंडर का मतलब है आत्मसमर्पण नहीं किया जाएगा अकबर के सामने। ठीक है, तो चित्तौड़, आगे अगला पॉइंट नोट कर लेना इसमें, चित्तौड़ का किला मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार माना जाता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखी है मैंने आपके लिए, लिख लेना। जो चित्तौड़ का किला था वो मध्य राजस्थान का क्या माना जाता था? प्रवेश द्वार। एक तरीके से मध्य के राजस्थान में प्रवेश करना है दूसरे जिलों के लिए, दूसरी रियासतों के लिए, तो प्रवेश द्वार है, मतलब एंट्री गेट है एक, ऐसे मान लो। तो अकबर को जाना है, आना है बहुत सारी रियासतों में, तो भाई मेवाड़ जीतना बहुत जरूरी है अकबर के लिए। ठीक है, क्या जीतना जरूरी है? मेवाड़। अब अकबर को दिल्ली से गुजरात जाना है, दिल्ली में तो वो मुगल साम्राज्य वाले रहते थे, अब दिल्ली से कहाँ आना है? राजस्थान। राजस्थान से कहाँ जाना है? गुजरात। तो बीच में जो रियासत पड़ रही है उनको जीतना ही जीतना है, रास्ते में पड़ने वाली। भाई गुजरात तक पहुंचेगा तो उसे जीतना है। भाई तीसरे पार्ट में हम गुजरात लेके चलेंगे। यहाँ पे गुजरात कब चलेंगे? 1572। और अभी कब की बात कर रहे हैं हम? 1568 की। इस तरफ मैं आपको हटा के बता देता हूँ, थोड़ा सा मानचित्र से और समझेंगे आप कि क्या प्लानिंग थी अकबर की जीतने की। अकबर की जीतने की क्या स्थिति थी, क्या प्लानिंग थी, थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करूं, अगर आप ऐसे भी समझें। वैसे तो आप ऐसे ही याद रख लेना। देखो, अगर मैं इस तरीके से थोड़ा सा आपको बता दूं, तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, देखिए ये वाला हिस्सा मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूं, क्या है ये? गुजरात। और ऊपर क्या है इसके? राजस्थान। राजस्थान को और बड़ा कर लो, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर कैसा है? सबसे बड़ा राज्य। और ये यहां पे ले लो आप दिल्ली। ठीक है जी। अब आप ऐसे समझ लो अकबर को कि अकबर कैसे चाह रहा था, क्यों लड़ रहा था। अब अकबर कहां पे शासन कर रहा है? दिल्ली में। ठीक है जी, ऐसे समझो, आपके ऐसे भी दिमाग में आ जाएगा। अब दिल्ली में शासन कर रहा है, तो भाई दिल्ली से कहां पे आना है उसे? राजस्थान में होकर के प्रवेश करना है। और राजस्थान में होकर के प्रवेश क्यों करना है? तो उसे पहुंचना कहां पे है? गुजरात पहुंचना है। गुजरात को भी जीतना है। उसे पता है कि गुजरात में भी बहुत पैसा है, उसके मंदिरों में बहुत पैसा है, गुजरात में शासक हैं जो मुझे जीतने और अपनी अधीनता वो करनी है स्थापित, मतलब एक छत्र राज्य स्थापित करना है भारत के भीतर। अकबर का ये उद्देश्य था।
तो मैं आपको मानचित्र के माध्यम से ये समझाना चाह रहा हूं कि पहले दिल्ली से जब वो राजस्थान के रियासतों को नहीं जीत लेगा, जो राजस्थान की आसपास की रियासत है, तभी तो गुजरात में प्रवेश कर पाएगा। नहीं, उनको ही नहीं जीत पाएगा तो ये वाले कैसे आगे बढ़ने देंगे अकबर को? बताओ, अकबर को बढ़ने नहीं देंगे। अकबर को वहीं पकड़ लेंगे और वहीं आत्मा में बांध के डाल लेंगे अकबर के, और वहीं संध्या सवेरे सेवा करते रहेंगे अकबर की। आई बात समझ में? आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मानचित्र के हिसाब से आप ऐसे क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। और चूंकि दिल्ली का नॉर्थ इंडिया ये सेंटर हुआ करता था मुगलों का, दिल्ली में तो रहते ही थे वो, तो इस वजह से अकबर को गुजरात जाने के लिए, गुजरात की रियासतों को जीतने के लिए, और गुजरात के अलावा, और सुनो अभी तो हमने आपको बताया नहीं, यहाँ पे क्या केरल, ठीक है, और केरल से ऊपर इस साइड में बात करें तो तमिलनाडु, और इस साइड में बात करें तो कर्नाटक। लेकिन और इस साइड में ये, अगर मैं पूरा बता देता हूँ, ये दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूं मैं? दक्षिण भारत। अब गुजरात से कहां जाना था अकबर को? गुजरात से कहां जाना है? दक्षिण भारत भी जीतना है। तो ये रास्ता था अकबर का, कौन सा रास्ता था? यही वाला, ठीक है। तो 1568 में कहां प्रवेश कर रहा है? राजस्थान में। कौन सी रियासत पे लड़ रहा है? मेवाड़ वालों से कहा कि भाई हमारी अधीनता स्वीकार करो, लेकिन मेवाड़ वालों ने मना कर दिया कि नहीं, अधीनता स्वीकार करेंगे चाहे मरना पड़े, ठीक है। तो राजस्थान जीतता, तो उसके बाद गुजरात। अब गुजरात भी हम कल के वीडियो में पढ़ाएंगे आपको, कल के टॉपिक में 1572 की बात करेंगे। दक्षिण भारत भी पढ़ाएंगे बेटा, लेकिन 1601 में बात करेंगे हम उसके बाद आपको। इस तरीके से कहानी चली है अकबर की। दक्षिण भारत का अंतिम अभियान था 1601 का, उसका अकबर का। ये पूछा गया कई बार कि दक्षिण भारत का या अकबर का अंतिम अभियान बताइए कौन सा था। तो लास्ट का अभियान अकबर का 1601 का था, दक्षिण भारत से जीत करके लौटा था, और 1605 में अकबर मर गया था, 4 साल के बाद। हैजा हो गया था कि पता ना दस्ते है कि उल्टी है कि जी पता ना का है वो अकबर है, लेकिन मरेगो कुछ ना कुछ होती। तो आप बात समझ पाए मानचित्र के माध्यम से? आप ऐसे भी दिमाग में कैलकुलेशन से समझ सकते हैं कि वो इधर से ऐसे और ऐसे ऐसे आएगा। इसे 1572 में जीता तो फतेहपुर सीकरी बनवाई उसने गुजरात को जीतने के बाद, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। अब मेवाड़ वाली कहानी पे आ जाइए, ये लिख भी लेना आप, ये कल की क्लास में चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, आप चिंता ना करें। तो देखो, मेवाड़ ने क्या कर दिया कि अधीनता स्वीकार नहीं की जाएगी आपकी। और चित्तौड़ का किला मध्य राजस्थान का क्या था? प्रवेश द्वार। मध्य राजस्थान का मतलब राजस्थान के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का प्रवेश द्वार था, ठीक है। अब तत्कालीन शासक कौन था भाई? ऐसा कौन सा ताकतवर व्यक्ति था जिसने मना कर दिया कि भाई हम अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी ताकत के दम पर लड़ेंगे, हमारी जितनी भी ताकत होगी, पूरी ऊर्जा होगी, पूरी शक्ति को लगा देंगे, लेकिन अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कौन सा शासक था? राणा सांगा, आपने सुना ही होगा एक नाम, जो अकबर से लड़ा था खानवा की लड़ाई में। तो राणा सांगा का कौन था यहाँ पे? पुत्र था। राणा सांगा का पुत्र था, पुत्र का नाम था उदय सिंह, जो कि कौन से वंश का शासक था? सिसोदिया वंश का शासक था। पूछा जाता है कौन से वंश का शासक था? सिसोदिया वंश का शासक था। मेवाड़ में कौन से वंश का शासक था भाई साहब? सिसोदिया वंश का शासक था। मेवाड़ में कौन था? उदय सिंह। इसने मना कर दिया, लगातार अकबर से युद्ध करता रहा, अकबर के नुमाइंदों से, अकबर के अलग अलग सेनापतियों से युद्ध करता रहा, लेकिन हार नहीं मानी। अंततः 1572 में मर गया था। कौन मर गया था? उदय सिंह। लेकिन अधीनता स्वीकार अकबर की नहीं की, ये नोट कर लेना। और उसके बाद उदय सिंह का पुत्र आने वाला, जिसका नाम था महाराणा प्रताप, वो युद्ध लड़ा पूरी ताकत से, और उस युद्ध को हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। और इस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। तो ऐसे भी वीरशाली और पराक्रम इसी धरती के, इसी मिट्टी के शासक रहे जिन्होंने अधीनता नहीं स्वीकार करी। कुछ ऐसे भी शासक रहे जिन्होंने अधीनता स्वीकार भी कर ली। तो दोनों प्रकार के शासक हमारे भारत में रहे, लेकिन ताकतवर और वीर और पराक्रम शासकों को देखने को ज्यादा मिलता है। उम्मीद है कि आपको भी पढ़ने चाहिए इनके बारे में। कल की जो चर्चा करेंगे, कल की क्लास को आप उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, पढ़ के भी आ रखे होंगे उसे, लेकिन और कोशिश करेंगे कि अच्छे से मैं उस क्लास को और पढ़ाऊं, जिसमें मैं हल्दी घाटी के विषय में चर्चा करूंगा पूरे डिटेल से और पूरे विस्तार से। हल्दी घाटी आपको याद करानी है। प्रश्न तो इतना ही आता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई साहब? 1576 में हुई। कहां पे हुई? चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में हुई साहब। किस किस के मध्य हुई? अकबर के और महाराणा प्रताप के मध्य हुई। बस इतना आता है,
पेपर में इतना आता है, लेकिन पेपर में छूटेगा नहीं जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप चिंता ना करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक अवश्य किया करें और कमेंट भी अवश्य किया करें। कोई शक समस्या हुआ करें तो उसे भी बता दिया करें, आपको अवश्य आपका उत्तर समय रहते दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।